Hello everyone, welcome to jrf.com. I'm back again with a new video and a new topic for today. आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जो कि हमारे NTA NET JRF का ही एक यूनिट है। इस टॉपिक को कह सकते हैं कि रेलेवेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, नॉट ओनली फॉर नेट JRF एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर UG PG लेवल एग्जामिनेशन, क्योंकि हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, क्या डिफरेंट कैटेगरीज हैं, किन इंस्ट्रूमेंट्स को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि ये यूजुअली बैंकिंग का एक एस्पेक्ट होता है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन UG एंड PG लेवल एग्जामिनेशन। एंड अक्सर बच्चे थोड़ा बहुत किसी न किसी टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट की क्या एक यूनिक फीचर है जो एक को दूसरे से अलग करती है, जबकि सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स ऑल टुगेदर एट द एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। तो आज हम समझेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में। But before I start the video, as you all know, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं without wasting any further time. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, ये कहता क्या है और ये बेसिकली इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे डिफाइन किया गया है। द फर्स्ट पॉइंट सेज दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 एंड लोकल यूसेज रिलेटिंग टू एनी इंस्ट्रूमेंट इन ओरिएंटल लैंग्वेज। एक तो ये पेपर करेंसी पे वैलिड नहीं है, ये एक्ट उसको गवर्न नहीं करेगा किसी भी एस्पेक्ट में, और दूसरा कोई भी लोकल यूसेज किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो ओरिएंटल लैंग्वेज में, ओरिएंटल लैंग्वेज समझ सकते हो, बेसिकली ओरिएंटल कंट्रीज आर द कंट्रीज दैट आर देयर इन फार ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया। और एक और ओरिएंटल का जो मीनिंग हो सकता है वो हो सकता है थोड़ा ओल्ड एंशियंट टाइप का, ठीक है। तो ऐसे लैंग्वेजेस में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बने होंगे उनकी डीलिंग उनको गवर्न नहीं करेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अब ये जो मीनिंग है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, ये इस एक्ट के सेक्शन 13(1) में डिफाइंड है। इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना, बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि देखो इस यूनिट की खास बात यही है कि इससे बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो बेसिक टर्म्स है, बेसिक पॉइंट्स है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का जो मीनिंग डिफाइंड है वो डिफाइंड है सेक्शन 13(1) में। अब सेक्शन 13(1) के हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमारा प्रोमिसरी नोट आ जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, चेक आ जाएगा, और भी इस तरह के जितने भी हमारे कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि नेगोशिएबल हैं, दैट मीन्स दैट आर पासिंग ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, ठीक। सो आई जस्ट होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सबसे पहला है पेएबल टू ऑर्डर, दैट मीन्स वेन एवर द पर्सन इज ऑर्डरिंग द इंस्ट्रूमेंट शैल बी पेएबल। सेकेंड पॉइंट से फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी कि आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर प्रजम्पशन एज टू होल्डर, जो भी इस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है उसका इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, द पर्सन जो कि ट्रांजैक्शन होने तक, मतलब एक्चुअली जिसने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया एंड एक्चुअली द पर्सन हु इज़ गोइंग टू गेट इट इन कैश्ड या गेट इट मैच्योर्ड, उसके बीच में जो भी पर्सन उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसका टाइटल ऑफ ओनरशिप किस लेवल तक है, वो सब भी डील करेगा। एंड द लास्ट पॉइंट सेज प्रजम्पशन एज टू कंसिडरेशन, कितना मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, दिस विल ऑल्सो बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, बहुत सिंपल याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है, पेएबल टू ऑर्डर, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, प्रजम्पशन टू होल्डर, टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, प्रजम्पशन एज टू कंसिडरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। ये समझ लो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये सारे मीनिंग समझ लो और आप इजीली अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आता है तो आप इजीली डिफाइन कर पाओगे कि किस इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक्चुअली बात हो रही है यहाँ पर।
सबसे पहला है हमारा बियरर इंस्ट्रूमेंट. बियरर इंस्ट्रूमेंट इज वन दैट इज पेबल टू बियरर. That means the person is actually bearing the holding the instrument. An instrument that is payable to bearer may be negotiated by delivery alone. जो bearer instruments होते हैं they can be negotiated by delivering it to some other person. इसका जैसे bearer instrument में एक example हो सकता है pay to R और bearer. ठीक, ऐसे अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में मैंशन है तो वो bearer इंस्ट्रूमेंट होता है. ठीक, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज द वन दैट इज पेबल टू ऑर्डर or to the order of a specified person. An order instrument is negotiated by endorsement and delivery. ठीक है, अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का जो एग्जाम्पल हो सकता है, टाइप हो सकता है, वो ये हो सकता है जैसे हमने बियरर में देखा. बियरर में हमने समझा कि पे टू आर और बियरर, ऐसा सिंपल सा होगा. लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में पे टू आर और ऑर्डर पे टू द ऑर्डर ऑफ आर, जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट में ऑर्डर वर्ड अटैच हो जाएगा, ऑर्डर वर्ड मेंशन कर दिया जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. फिर आता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट. इट मस्ट बी ड्रॉन इन इंडिया, मस्ट बी पेएबल इन इंडिया एंड मस्ट बी ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. दैट मीन्स अगर हम इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो चाहे वो ड्राइंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो, उसका पेमेंट हो, या फिर जिस पर्सन के ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया जा रहा है वो हो, वो सब इंडिया में ही प्रेजेंट होने चाहिए, इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए. उसके बाद बात करते हैं फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में. फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हमारा ड्रॉ इंडिया में होगा लेकिन पेबल होगा किसी फॉरेन कंट्री में, और जिस पर्सन पे वो ड्रॉ होगा वो भी किसी फॉरेन कंट्री का ही पर्सन होगा. ठीक है, तो यानी कि बिल बनेगा सिर्फ इंडिया में लेकिन पेबल और जिस पर्सन जिसके लिए बिल बनाया जा रहा है वो सब फॉरेन कंट्री के होंगे. फिर आता है एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट. एम्बिगुअस समझ सकते हो जहाँ पे जो जिस पर्सन के लिए एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया जा रहा है वो एक फिक्टिशियस पर्सन है, वो एक इमेजिनरी पर्सन है. ठीक है, तो यहाँ पे इट मे बी ट्रीटेड बाय होल्डर एज अ नोट एज अ बिल. इट इज़ ड्रॉन अपॉन अ फिक्टिशियस पर्सन. ठीक है, एनी पर्सन दैट इज इमेजिनरी. इन सिंपल वर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट. ठीक है, या फिर उस जिस पर्सन के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया वो इनकॉम्पिटेंट है टू एक्चुअली एंटर इनटू दिस this process of creating the instrument. Next is time instrument. These instruments have a specific time mentioned upon them, but very simple. Inchoate instrument. It means an unregistered, unrecorded instrument that becomes effective to third parties only when the instrument is recorded. इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का जो बेसिक नेचर है वो ये समझ सकते हो कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये अनरजिस्टर्ड होते हैं और अनरिकॉर्डेड होते हैं, अनस्टैम्प्ड होते हैं. लेकिन इनको वैलिड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कोई एक पार्टी इस इंस्ट्रूमेंट को एक्चुअली रिकॉर्डेड फॉर्म में रखे, उसको प्रॉपरली स्टैम्प करे, उसको प्रॉपरली रजिस्टर करवाए, तभी ये इंस्ट्रूमेंट्स वैलिड होते हैं. अब बात करते हैं अकोमोडेशन बिल्स की. अकोमोडेशन बिल्स बेसिकली किसी फ्रेंड या एक्वेंटेंस के लिए बनाए जाते हैं और इसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता. कंसिडरेशन मीन्स एनीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू, स्पेसिफिकली मॉनेटरी वैल्यू. ठीक, फिर आता है फिक्टिशियस बिल. एनी इस फिक्टिशियस बिल का जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि जो ये बिल बना रहा है एक्चुअली द ड्रॉअर वही फिक्टिशियस होता है, वही एक इमेजिनरी पर्सन होता है. ठीक है, जैसे अभी हमने उसका एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का देखा तो उसमें ड्रॉ ही हमारा फिक्टिशियस पर्सन है, लेकिन फिक्टिशियस बिल्स में हमारा ड्रॉर फिक्टिशियस पर्सन होता है. ठीक, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, फिक्टिशियस में ड्रॉर और एम्बिगुअस में ड्रॉय. उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्री बिल्स. द बिल्स टू विच डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड आर डॉक्यूमेंट्री बिल्स. ये वो बिल्स होते हैं जिसमें टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड और बाकी भी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्री बिल्स होते हैं वो सब इसमें अटैच्ड होते हैं. क्लीन बिल. दीज बिल्स डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू गुड्स अटैच विद इट. इन बिल्स में कोई भी गुड्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं होगा. एस्क्रो बिल्स. दीज बिल्स आर ड्रॉन फॉर दिस सेफ कस्टडी यूजुअली टू अ थर्ड पार्टी. एस्क्रो बिल्स का सिंपल सा मतलब समझ लो कि कभी भी किसी भी बिल की सेफ कस्टडी के लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेफ कस्टडी के लिए इसको ड्रॉ किया जाता है यूजुअली टू अ थर्ड पार्टी, और ये थर्ड पार्टी जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बैंक होता है हमारा. उसके बाद है बिल इन सेट्स, यानी कि हर ईच पार्ट ऑफ दीज बिल्स मस्ट बी नंबर्ड, साइंड एंड देन डिलीवर्ड. जो भी बिल्स बनेंगे उनका हर एक पार्ट प्रॉपरली नंबर्ड होगा, साइंड होगा, स्टैम्प्ड होगा और फिर डिलीवर किया जाएगा. एंड साथ ही साथ हर बिल में अगले बिल के लिए एक रेफरेंस मेंशन करना होगा. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आई थिंक इट्स क्लियर.
आगे बढ़ते हैं, प्रोमिजरी नोट्स की बात करते हैं कि प्रोमिजरी नोट्स क्या होते हैं। प्रोमिजरी नोट्स डिफाइंड कहाँ है, सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। बहुत अच्छे से मैं बार बार कह रही हूँ कि सेक्शंस और एक्ट्स का ईयर ये याद रखना इस यूनिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है। तो प्रोमिजरी नोट कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 4 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का। कहता क्या है ये एक्ट, an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or bearer। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, जो कि मेंशन्ड है सेक्शन में। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे प्रोमिजरी नोट, तो कोई भी पर्सन, यूजुअली जो डेटर होता है, वो एक प्रोमिजरी नोट प्रिपेयर करता है कि जो भी उसने गुड्स लिए या जो भी उसने जो भी ट्रांजैक्शंस में वो इन्वॉल्व हुआ है उसके लिए वो पेमेंट करेगा। एक तरह से ये प्रॉमिस होता है पे करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई कह सकते हो कि कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, यहाँ पे कुछ कंपल्जन नहीं किया गया, बट डेटर ने अपने आप से ये प्रॉमिस किया है कि वो सो एंड सो पर्सन को जो भी पेमेंट ड्यू है वो पे करेगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट कहता है द डेटर मेक्स द प्रोमिसरी नोट, ऑब्वियसली द पर्सन जिसको पैसे एक्चुअली देने हैं, ठीक है, जिसने गुड्स लिए हैं या जिसने पैसे लिए हैं उसको एक्चुअली रिटर्न करना है, ठीक, वो हो गया हमारा डेटर। एसेंशियल एलिमेंट्स में सबसे पहला इन राइटिंग, मतलब ऑब्वियसली लिखा हुआ होना चाहिए, नोट्स की बात हो तो लिखा ही हुआ होगा, वेरी सिंपल। सेकेंड है प्रॉमिस टू पे, यानी कि जो डेटर है वो प्रॉमिस करेगा कि वो अमाउंट को पे करेगा फॉर श्योर। थर्ड पॉइंट कहता है डेफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस, कोई किसी भी कंडीशन पे ये प्रॉमिस बेस्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक होगा ये। फिर है साइंड बाय द मेकर, मेकर ऑब्वियसली कौन है, जो हमारा डेटर है, तो इसको डेटर ही साइन करेगा। नेक्स्ट है प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम, कुछ अमाउंट मेंशन होगा जो कि डेटर को पे करना होगा टू द अदर पर्सन। उसके बाद प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, इसमें सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही इन्वॉल्व होंगे कि जो भी मनी ड्यू है वो उसको पे किया जाएगा, और सर्टेन पे मतलब जिस पर्सन को एक्चुअली ये अमाउंट पे करना है वो उसमें मेंशन्ड होगा, ठीक है। तो प्रोमिजरी नोट्स भी बहुत सिंपल है, आई जस्ट होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। देखो दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। सेकेंड पॉइंट सेज इट इज़ एन ऑर्डर बाय क्रेडिटर टू हिज डेटर रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस। एक जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात बताई कि इंस्ट्रूमेंट्स में यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है किस इंस्ट्रूमेंट का। अगर हम यहाँ पे प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो कह सकते हैं कि मोर और लेस दे आर अलाइक, बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज कि प्रोमिसरी नोट में जो डेटर है वो इसका प्रॉमिस दे रहा है रिटन फॉर्म में कि वो जो ड्यू अमाउंट है वो पे करेगा, तो बेसिकली प्रॉमिस है और बना कौन रहा है, डेटर बना रहा है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है, क्रेडिटर बनाता है, और ये ऑर्डर होता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस है, डेटर देता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर है जो क्रेडिटर देता है, ठीक। तो ये ऑर्डर है क्रेडिटर का टू इज डेटर, और इसमें डेटर का एक्सेप्टेंस रिक्वायर होता है। उसके बाद द पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज आर ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉअर कौन होता है, जो कि बिल बनाएगा, और यहाँ पे बिल बना कौन रहा है, क्रेडिटर। ड्रॉई कौन होगा, जो एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे एक्सेप्ट कौन कर रहा है, डेटर। और पे कौन होगा, जिसके ऑर्डर पे या जिसको मनी पे होगा, ठीक है, एनी थर्ड पार्टी हु इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। एसेंशियल एलिमेंट्स में सबसे पहला है इन राइटिंग, बट ऑब्वियस ये भी रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए। सेकेंड एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, यानी कि इसमें ऑर्डर मेंशन होना चाहिए पे करने के लिए, रिक्वेस्ट नहीं होगा, प्रॉमिस नहीं होगा, ऑर्डर होगा। थर्ड है डेफिनेट एंड अनकंडीशनल ऑर्डर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, ये बहुत स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद साइंड बाय ड्रॉअर, हु इज द ड्रॉअर, द मेकर, दैट इज द क्रेडिटर, उससे साइंड होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट सेज ऑर्डर टू पे सर्टेन सम, कुछ अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए जो कि एक्चुअली जो डेटर है उसे क्रेडिटर को पे करना है। और लास्ट पॉइंट कहता है ऑर्डर टू पे मनी ओनली, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही इन्वॉल्व होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो बहुत सिंपल और बहुत बेसिक फीचर्स हैं ये। आज मैंने दो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किए थे, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगली वीडियो में हम चेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली चेक्स के टाइप्स क्या है, क्रॉसिंग एंड ऑल एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। आई जस्ट होप आज की वीडियो का जो भी टॉपिक्स था वो आपको क्लियर
क्लियर हो चुका होगा. And again, I'll remind you, please share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. Keep preparing well for your examinations, क्योंकि examinations होने ही है, तो अपना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं. इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको, मुझे नहीं लगता, स्पेशली आप वर्किंग हो तो आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप अपने घर पे बैठ के आराम से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो. ठीक है, तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो और अच्छे से पढ़ाई करो. टिल देन, टेक केयर. थैंक यू.